स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग 7th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। हम लोग जहाँ पर रहते हैं वह इन्वायरमेंट कहलाता है। हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ की जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं वह इन्वायरमेंट में आता है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड वैसे वस्तुएं जो ह्यूमन मेड हैं वह भी इन्वायरमेंट का ही एक हिस्सा होता है। आवर इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। दे आर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। हम लोग हमारा जो इन्वायरमेंट है वह डिफरेंट कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है। इसे दो ग्रुप में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है नेचुरल इन्वायरमेंट और सेकेंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है। नेचुरल इन्वायरमेंट को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला आता है अबायोटिक इन्वायरमेंट और सेकेंड है बायोटिक इन्वायरमेंट। अबायोटिक इन्वायरमेंट जिनमें शामिल होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे एयर, वाटर एंड सॉइल। दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसे हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट भी कहते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट। और दूसरा आता है बायोटिक इन्वायरमेंट, जिनमें शामिल हैं लिविंग कंपोनेंट्स। इसे हम लोग बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी कहते हैं, जिसमें शामिल होते हैं ह्यूमन बींग्स। हम सभी लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस प्रकार हमने देखा कि नेचुरल इन्वायरमेंट को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, अबायोटिक एंड बायोटिक। अब हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट को थोड़ा और डिटेल में लेकर के चलते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें आपको बताया गया लैंड, वाटर एंड सॉइल। तो नेचुरल इन्वायरमेंट के मुख्य 4 डोमेन्स होते हैं। कौन कौन से वो डोमेन्स हैं? तो सबसे पहला डोमेन्स आता है लिथोस्फीयर। अब यहां समझना है कि ये लिथोस्फीयर क्या है। द लिथोस्फीयर इज द आउटरमोस्ट सॉलिड ऑफ द अर्थ। यह सबसे पृथ्वी का सबसे ऊपर का सख्त कठोर भाग है, जिसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, जिनमें शामिल हैं रॉक मटेरियल्स एंड सॉइल, जिसे हम लोग क्रस्ट भी कहते हैं। क्रस्ट इज इंपोर्टेंट बिकॉज वी लिव ऑन इट एंड डू मेनी एक्टिविटीज ऑन लिथोस्फीयर लाइक कंस्ट्रक्शंस, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, माइनिंग etc। अब लिथोस्फीयर के ऊपर 71% 71% वाटर पाया जाता है। जो वाटर बॉडीज जैसे ओशंस, सीज, लेक्स, रिवर्स, ये सभी आ जाते हैं। 71% पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर इज कवर्ड बाय वाटर एंड 29% रिमेनिंग पार्ट्स आर सरफेस, जिसके ऊपर कहीं पर फॉरेस्ट हम लोग पाते हैं, प्लेट्यूज, डिजर्ट्स, माउंटेन्स और प्लेन्स पाते हैं। अब सवाल उठता है कि लिथोस्फीयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट है? तो लिथोस्फीयर के ऊपर हम लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं, जो हमारा मेन एक्टिविटीज है, और हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वह एग्रीकल्चर से आती है। साथ ही साथ यह सॉइल का उपयोग एग्रीकल्चर के लिए भी की जाती है। अब हम लोगों का दूसरा रिम्स, सेकेंड रिम्स आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर। द सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, लाइक oceans, seas, lakes, rivers, and these water bodies together form a hydrosphere.
हाइड्रोस्फीयर आइस शीट को भी हाइड्रोस्फीयर ही कहते हैं, जो बर्फ का टुकड़ा है वह भी हाइड्रोस्फीयर ही कहलाता है। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि हाइड्रोस्फीयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कैसे। हाइड्रोस्फीयर यह अनेक जीवों को आश्रय देता है। अनेक ऐसे एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं जो हाइड्रोस्फीयर में मौजूद होते हैं। साथ ही साथ हाइड्रो अर्थात वाटर हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए भी काफी उपयोगी होता है। फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक लेक्स एंड रिवर्स आर यूज्ड बाय डोमेस्टिक पर्पस एंड वाटर आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं वो सभी वाटर बॉडीज के साइड में ही स्थित होते हैं, जहां से उन्हें आसानी से वाटर अवेलेबल हो जाता है। ये था हाइड्रोस्फीयर। अब हम लोगों का तीसरा रिम्स आता है एटमॉस्फेयर। द एयर सराउंडिंग अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो एयर है इसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। यह एटमॉस्फेयर पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण, हमारी पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो एवरीथिंग, प्रत्येक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी प्रकार यह हमारी पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स एयर को भी सरफेस के ऊपर खींच करता है। पृथ्वी से बहुत ज्यादा ऊपर हवा नहीं है। हवा पृथ्वी के सरफेस के पास ही है जो टेम्परेचर को ट्रैप करता है। सनरेज, सन से निकलने वाली ऊर्जा को यह ट्रैप करता है। एटमॉस्फेयर यह भी हमारे लिए आवश्यक है। अगर एटमॉस्फेयर पर्याप्त मात्रा में न हो तो हमारा जीवन सुचारू ढंग से नहीं चल पाएगा, प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एनी टाइप्स ऑफ लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ विदाउट एटमॉस्फेयर। अब हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर का इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो इसेंशियल, क्योंकि यह हमें जीवनदायी ऑक्सीजन देता है। सबसे अधिक इंपोर्टेंट गैस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन माना जाता है जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है जो सबसे अधिक है, और यह नाइट्रोजन प्लांट्स के ग्रोथ के लिए अनिवार्य है। प्लांट्स रूट के माध्यम से सॉइल से नाइट्रोजन ऑब्जर्व करते हैं। नाइट्रोजन को प्लांट्स भी डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, और यह नाइट्रोजन प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काफी आवश्यक होता है। नाइट्रोजन से ही प्लांट्स ग्रोथ करते हैं, और इस प्रकार नाइट्रोजन हम लोगों के लिए भी, ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी इंपोर्टेंट हो गया, जिसका उपयोग हम लोग डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट रूप से करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा गैस ऑक्सीजन है, जिसका परसेंटेज इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में 21% है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर ही निर्भर हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। अब प्लांट्स ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं। कहां से आता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन? तो वो प्लांट्स में आता है। ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स अपनी भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इसमें एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एटमॉस्फेयर किस प्रकार इंपोर्टेंस हो जाता है। और लास्ट डोमेन है बायोस्फीयर, द नैरो जोन वेयर लैंड water and air came into contact to each other form the biosphere. It is the most important sphere on which living organism survive. छोटे से छोटे जीव से लेकर के विशालकाय प्लांट एंड ट्रीज और एनिमल्स भी बायोस्फीयर में ही सर्वाइव करते हैं। अब देखते हैं कि बायोस्फीयर हमारे लिए किस प्रकार इंपोर्टेंस है। यह
एनिमल किंगडम्स को और प्लांट्स किंगडम्स को सरवाइव कराता है। जैसा कि पहले अभी हमने बताया कि बायोस्फीयर इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम लोगों ने ये चारों रेम्स के बारे में जाना, लाइथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अब आता है इकोसिस्टम। अब हम लोग देखेंगे कि यह इकोसिस्टम क्या होता है, क्या है इकोसिस्टम। जो फिजिकल और बायोलॉजिकल इंटर रिलेशन उत्पन्न करता है। यह लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटर रिलेशन बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे आप एक एग्जांपल से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप फॉरेस्ट को जानते हैं। फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज आर फाउंड। इन्हें चाहिए होता है सॉइल, और सॉइल से ये मिनरल्स ऑब्जर्व करते हैं। अभी अभी हमने बताया ये सॉइल से ही नाइट्रोजन ऑब्जर्व करते हैं और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो यहां पर फॉरेस्ट के लिए, प्लांट्स के लिए सॉइल आवश्यक हो गया। ठीक उसी प्रकार सॉइल के लिए प्लांट्स और फॉरेस्ट भी आवश्यक है। इकोसिस्टम में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर रहते हैं। इस प्रकार इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सम्मिलित होते हैं। अब यहां पर आकर के आपका ये नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड, ह्यूमन इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट को हम लोग सोशल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। यह एक सामाजिक वातावरण भी है। ह्यूमन इन्वायरमेंट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। यह भी इंपोर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है अपनी सो मेनी एक्टिविटीज के कारण। क्या है? एनवायरमेंट अफेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट बाय वेरियस वेज लाइक फार्मिंग। हम लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं और एग्रीकल्चर से भी प्रभावित होता है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट। इसके बाद आता है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग यह पशुओं के द्वारा होता है, जहां पर हम लोग चारागाह में पशु को छोड़ते हैं और यह पशु इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। जैसे यह सॉइल इरोजन का कारण बनते हैं। जब यह घास को जड़ से उखाड़ कर चढ़ जाते हैं तो वह सॉइल लूज हो जाती है और वह उसकी जो ह्यूमस है वह बह जाया करती है वाटर और एयर के माध्यम से। इस प्रकार फार्मिंग और ग्रेजिंग नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। अब आगे आता है माइनिंग। जब हम लोग माइनिंग की क्रिया करते हैं, खुदाई करते हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, यह भी हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है लंबरिंग। लंबरिंग क्या होता है, इसे ध्यान से समझना है। लंबरिंग एक प्रकार का व्यवसाय है जिसमें हम लोग पेड़ पौधों को काटकर उसे सप्लाई करते हैं। यह अगर यह पर्याप्त अधिक मात्रा में हो रहा है, जरूरत से ज्यादा हो रहा है, तो यह हमारे इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है। हमें इसे चेक करना चाहिए और लंबरिंग को कंट्रोल में रखना चाहिए, जिससे हमारे इन्वायरमेंट की क्षति ना हो या कम से कम हो। इसके अलावा आता है इंडस्ट्रीज। हम जब जब उद्योग की स्थापना करते हैं, फैक्ट्री कहीं पर बिठाते हैं, तो फैक्ट्री बिठाने के लिए हमें चाहिए प्लेस, और वह प्लेस हम लोग कहां से लाते हैं? तो फॉरेस्ट को क्लियर करके लाते हैं। तो इंडस्ट्रीज की स्थापना करते समय यह भी ध्यान में रखना है कि हमारा इन्वायरमेंट ज्यादा प्रभावित ना हो। इसके अलावा भी आता है ट्रांसपोर्ट्स और कंस्ट्रक्शंस। इस प्रकार जब हम इन सभी चीजों को चेक करेंगे तो ह्यूमन एक्टिविटीज के माध्यम से हम इन्वायरमेंट को बहुत कम से कम क्षति पहुंचा सकते हैं, जो हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए बेहतर होगा। दैट्स ऑल। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो